बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाइपरट्रॉफी वर्सेस हाइपरप्लेजिया। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सेलुलर अडेप्टेशंस का पढ़ लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया इनके दरमियान डिफरेंसेस नोट करेंगे। ठीक हो गया। तो मैंने इनके तकरीबन 1 2 3 6 7 डिफरेंसेस बनाए हैं। तो अगर आपका टेम्परामेंट ज़्यादा है तो आप इससे भी ज़्यादा बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। सबसे पहले डेफिनेशन तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रही है कि किसी भी ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होते हैं, तो वो अगर सेल का साइज बढ़ता है, उस सेल के साइज बढ़ने की वजह से ऑर्गन का साइज बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। और अगर ऑर्गन का साइज बढ़ता है सेल के ज़्यादा नंबर होने की वजह से, तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। तो सिंपल इन शॉर्ट, हाइपरट्रॉफी के अंदर आपको किसी भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन के अंदर जो सेल है उनका साइज बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन उनके नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। लेकिन हाइपरप्लेजिया के अंदर किसी भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो रेप्लिकेट या डिवाइड करते हैं, तो वो डिवाइड करने की वजह से ऑर्गन का टिश्यू का साइज बढ़ता है। मतलब साइज क्यों बढ़ा? सेल के नंबर की वजह से, तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। अब जो हाइपरट्रॉफी में होगा क्या, जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा या फिर टारगेटेड ऑर्गन होगा उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन के अंदर जो सेल हो गए, सेल के नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो सेल के साइज है वो बढ़ गया। लेकिन हाइपरप्लेजिया के अंदर जो अफेक्टेड ऑर्गन था उसमें सेल के साइज के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सेल के नंबर के ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ा। ठीक हो गया। हाइपरट्रॉफी के अंदर सेल का साइज बढ़ गया था, तो सेल के साइज बढ़ाने के लिए जो कॉमन मैकेनिज्म है वो है सेल के प्रोटीन को बढ़ा देना। मतलब जो हाइपरट्रॉफी होती इस वजह से है कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, जिन्होंने सेल के स्ट्रक्चर बनाना है, उन प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है और इसके साथ ऑर्गेनेलिस की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। तो पहला डेफिनेशन देख लिया, फिर हमने देख लिया नेचर ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन के। अफेक्टेड ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होंगे उनका साइज बड़ा होगा या सेल का नंबर ज़्यादा होगा। अब अकरेंस और कॉमन, जो हाइपरट्रॉफी है वो स्पेसिफिकली उन सेल्स के अंदर होती है जो रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी नहीं रखते। सिंपल सी बात है, अगर वो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते होते तो उनमें हाइपरप्लेजिया होता। तो हाइपरट्रॉफी उन सेल्स के अंदर होती है जो डिवाइड नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली नर्व सेल, मसल सेल। जबकि हाइपरप्लेजिया उन सेल्स में होती है जो रेप्लिकेट कर सकते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। स्मूथ मसल सेल भी कर सकते हैं। अब इनका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या होता है हाइपरट्रॉफी का? तो हाइपरट्रॉफी में मैंने आपको बताया था कि सेल का साइज बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने के लिए जो कॉमन चीज़ होगी वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देना। प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा के प्रोटीन डिग्रेडेशन को कम कर देना। तो प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है तो एमआरएनए बनाना होगा, एमआरएनए बनाना है तो डीएनए की एक्टिवेशन करानी होगी, मतलब डीएनए से आरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। इन शॉर्ट, जो हाइपरट्रॉफी के अंदर जीन की एक्टिवेशन होती है, स्पेसिफिक जीन की, उन जीन की एक्टिवेशन की वजह से स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और इसके साथ ऑर्गेनेलिस की प्रोडक्शन होती है। एग्जांपल मैंने आपको दी थी माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करके अपनी एक कॉपी बना लेगा। जबकि हाइपरप्लेजिया के अंदर आपको डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर क्या करवा सकते हैं, यानी हाइपरप्लेजिया आप दो तरीकों से करवा सकते हो, या तो पहले से बचे हुए डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो डिवाइड करके नई कॉपी बना ले या नए नंबर बना ले, या फिर जो स्टेम सेल्स होते हैं जिन्होंने बाकी सारे बनाए थे सेल्स उनके उनसे ओरिजिनेट करे। तो दो चीज़ें होगी, तो या तो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गए तो उन सेल से नए सेल बनाना, वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर होता है, या फिर दूसरा तरीका ये होगा जो प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स होते हैं, जिस तरह रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में शॉर्ट बेसल सेल्स थे वो रिजर्व के तौर पे काम आते थे, मतलब ये रेप्लिकेट करके न्यू सेल बना सकते हैं। तो या तो स्टेम सेल से या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट सेल से ये हाइपरप्लेजिया हो सकता है। अब जो हाइपरट्रॉफी करवानी है तो उसके लिए ट्रिगरिंग स्टिमुलस, यानी जो स्टिमुलस क्या होगा हाइपरट्रॉफी कराने के लिए, तो मैंने कहा था कि हाइपरट्रॉफी स्केलेटल मसल में होती है, कार्डिक मसल में होती है। तो अगर स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में हाइपरट्रॉफी करवानी है तो वहाँ पे वर्कलोड को बढ़ाना पड़ेगा, मैकेनिकल स्ट्रेस को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? कि स्केलेटल मसल को ज़्यादा लोड देना पड़ेगा, ज़्यादा लोड बेयर करना पड़ेगा, और कार्डिक मसल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो आफ्टर लोड को कॉम्बैट कर सके, आफ्टर लोड को अपोज कर सके। तो आफ्टर लोड बढ़ाना कार्डिक मसल में और ज़्यादा लोड को बढ़ा देना स्केलेटल मसल में। इसके साथ कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो यूट्रस की इन्लार्जमेंट कराते हैं। कैसे? एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी करा के यूट्रस की इन्लार्जमेंट करा देता है। ठीक हो गया। तो जो हार्मोन की वजह से भी हो सकती है और ज़्यादा वर्क लोड यानी मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। जो मैकेनिकल स्ट्रेस वाला फार्मूला स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में देखने को मिलता है, जबकि ज़्यादा हार्मोनल स्टिमुलेशन यूट्रस के अंदर देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जबकि हाइपरप्लेजिया करवाना है तो हाइपरप्लेजिया भी हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है। इसकी एग्जांपल आप कह सकते हो
जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, इसने आरबीसी के नंबर को बढ़ा देना है। और ग्रोथ फैक्टर्स, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर हो गया और प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर और हार्मोन की वजह से भी हाइपरप्लेजिया हो सकता है। अब जो हाइपरट्रॉफी की कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या आ सकती है? हाइपरट्रॉफी की क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? तो ये कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि अगर हार्ट की ज़्यादा एनलार्जमेंट हो गई है, मतलब सिस्टेमिक हाइपरटेंशन ज़्यादा है और आपने स्ट्रेस को ख़त्म नहीं किया। नॉर्मली जो सेलुलर अडैप्टेशंस में स्ट्रेस आता है तो सेल अपने आप को अडैप्ट कर लेता है, लेकिन जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, सेल वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ, क्रॉनिक लेवल पे हाइपरटेंशन देखने को मिल रही है, क्रॉनिक आफ्टर लोड है, तो क्रॉनिक आफ्टर लोड की वजह से एक लिमिट इतनी आ जाएगी कि हाइपरट्रॉफी मसल स्ट्रेस को कॉम्बैट नहीं कर सकता। जो ज़्यादा बर्डन हार्ट के ऊपर है वो उसको कंपनसेट नहीं कर सकता कि इतनी ज़्यादा आफ्टर लोड हो गया, हार्ट मसल मजीद हाइपरट्रॉफी करके मजीद कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा के मजीद आफ्टर लोड को अपोज नहीं कर सकता। जब ये कंडीशन आ जाएगी क्या वो अपोज नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा, तो जो हार्ट की मसल फाइबर्स होती हैं उनकी डीजनरेशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हार्ट इतना ज़्यादा काम कर रहा है तो फिर इसकी ब्लड वेसल कंप्रेस होती है, इस्कीमिया नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक हो गया। और जब इस्कीमिया नेक्रोसिस हो जाएगा और हार्ट का हो जाए तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन हार्ट फेलियर की तरफ लीड करता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हाइपरट्रॉफी की क्या देखने को मिल सकती है? हार्ट फेलियर। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेस पूरी तरह ख़त्म ना किया तो वो मजीद हाइपरट्रॉफी मसल ज़्यादा कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया हाइपरट्रॉफी का। हाइपरप्लेजिया का मतलब सेल डिवाइड करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं। कैंसर में भी यही कुछ होता है। तो अगर हाइपरप्लेजिया के अंदर जो ग्रोथ कंट्रोल सिस्टम है वो अगर डिसरेगुलेटेड हो जाए, डिसरेगुलेटेड का मतलब जितने सेल की कॉपी बनानी थी, जितना सेल बनाना था, इनके नंबर को बढ़ाना था, उतना ना बढ़ा सके, तो इसके अंदर रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म खराब हो गया, डिसरेगुलेटेड ग्रोथ फैक्टर या डिसरेगुलेटेड ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया, तो इसकी वजह से जो हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। और अगर ग्रोथ कंट्रोल सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाए तो ये लीड करता है कैंसर में। कैसे? कि अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया और अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ लीड करेगा। आगे है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, इन दोनों के एग्जाम्पल्स को हम दो शेड के अंदर देखते हैं। पहला शेड होगा फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी पहली टाइप होगी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, दूसरी होगी पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की, तो हाइपरट्रॉफी इसके हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है तो वो यूट्रस के स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी करवा देती है, उसके साइज को बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ पे साइज के साथ नंबर भी बढ़ता है। इन शॉर्ट हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया यूट्रस के में दोनों एट अ टाइम होते हैं। जबकि इसकी दूसरी एग्जांपल होगी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर कि अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन वर्कलोड एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर अंदर है, फिजियोलॉजिकल रेंज के अंदर है वर्कलोड, तब उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, सॉरी हाइपरट्रॉफी। लेकिन अगर वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन से बाहर चला गया तब उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। तो अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाने की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी और मसल के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस की कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, तो प्रोटीन के सिंथेसिस, मायोफिलामेंट की सिंथेसिस बढ़ जाती है। इन दोनों की वजह से जो स्ट्राइएटेड मसल फाइबर है उनका साइज बढ़ जाएगा। जब उनका साइज ज़्यादा हो जाएगा तो स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल की इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी। और स्केलेटल मसल आपको बड़े बड़े बल्कि देखने को मिलते हैं बॉडी बिल्डर्स में, क्योंकि वो ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। हम इसको देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। फिजियोलॉजिकल एक तो बता दिया, हाइपरप्लेजिया जो प्रेगनेंसी में होता है यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स होते हैं एस्ट्रोजन की वजह से। अब यहाँ पे देख लेते हैं हाइपरप्लेजिया हार्मोनल। यहाँ पे दो टाइप का हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, एक होगा हार्मोनल, दूसरा होगा कंपनसेटरी। कंपनसेटरी का मतलब किसी न किसी चीज़ को कंपनसेट करना, नंबर को पूरा करना। पहले हम देख लेते हैं हार्मोनल। हार्मोनल का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होगा। प्रेगनेंसी में और प्यूबर्टी के टाइम पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ये ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है इसकी प्रोलिफरेशन करा देती है। पहले प्रोलिफरेशन होती है, फिर इसके बाद न्यू स्ट्रोमा की डेपोजिशन होती है जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो पहले हाइपरप्लेजिया होती है। ये थी हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। अब हम देख लेते हैं कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। कंपनसेटरी का मतलब होता है कि पहले से कोई सेल की डेथ हो गई है या फिर हमने कुछ ना कुछ लीवर का कुछ पार्ट लिया है किसी और दूसरे को देने के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट देने के लिए। जो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जो रेसिपिएंट अपना लीवर देता है, तो जो रिमेनिंग लीवर सेल्स होते हैं वो करते क्या है, वो जो जो हिस्सा चला गया लीवर का
ठीक हो गया, तो वो उसको रिप्लेस करवा देती है। किस तरह से कि अगर किसी भी लीवर के पार्ट की रिसेक्शन होती है, रिसेक्शन का मतलब उस पार्ट को काट दिया है या फिर वो डैमेज हो गया है, तो जो रिमेनिंग अनइंजर्ड हिपैटोसाइट होती है वो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करती है, स्पेसिफिकली पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर। तो वो पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर हेपेटोसाइट से भी प्रोड्यूस होता है और नॉन पैरेन्काइमा सेल से भी प्रोड्यूस होता है। वो ग्रोथ फैक्टर क्या कराएगा, वो रिमेनिंग सेल के अंदर माइटोटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी। जो रिमेनिंग सेल्स होगी वो जो लॉस्ट सेल्स के नंबर को रिप्लेस कर देगी। ठीक हो गया, जिसकी वजह से लिवर का मैस रिस्टोर हो सकता है। दैट इज वाई लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज यूजली हेल्थी। अब हम बात कर लेते हैं पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स की। पैथोलॉजिकल का मतलब किसी न किसी डिजीज के अंदर इन्वॉल्व होगी। तो पहले हम देख लेते हैं हाइपरट्रॉफी की। मैंने कहा था कि अगर फिजियोलॉजिकल रेंज में स्ट्रेस अप्लाई हुआ है कार्डिक मसल को, तो जो इन्लार्जमेंट होगी उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल इन्लार्जमेंट देखने को मिल रही है, कैसे कि अगर क्रोनिक लेवल के ऊपर हाइपरटेंशन देखने को मिल रही है या फिर एओर्टिक वाल्वुलर डिजीज है, फॉर एग्जांपल एओर्टिक स्टेनोसिस, जिसमें एओर्टिक वाल्व की स्टेनोसिस हो जाती है। कॉज होस्ट ये भी हो सकता है कि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन या डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, उसको बाद में देखेंगे। तो एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से या फिर क्रोनिक लेवल पर हाइपरटेंशन, इसकी वजह से हार्ट की इन्लार्जमेंट होती है, वो पैथोलॉजिकल लेवल पे चली जाती है, मतलब वो फिजियोलॉजिकल रेंज से क्रॉस कर जाती है। ये तो हो गया पैथोलॉजिकल। इसके साथ ये भी हो सकता है कि जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेसिफिकली एंड्रोजन्स होता है, नहीं ये हाइपरप्लेजिया के अंदर आएगा। तो आपने हाइपरट्रॉफी के एग्जांपल आपने नोट कर ली, कार्डिक इनलार्जमेंट वाली। ठीक हो गया, और ये कब होगी, हाइपरटेंशन के अंदर और एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर। अब हम देख लेते हैं पैथोलॉजिकल एग्जांपल या पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। तो जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है, इसमें कॉज यही होगा कि हार्मोन या तो एक्सेसिव था या इनअप्रोप्रिएट था, हार्मोन की वजह से या ग्रोथ फैक्टर की वजह से। पहले हम ग्रोथ फैक्टर की एग्जाम्पल दे लेते हैं। एक वायरस होता है जिसका नाम है पेपिलोमा वायरस। तो जो पेपिलोमा वायरस, इस वायरस के जीनोम, ये जीन, इस वायरस के जीनोम से कुछ ग्रोथ फैक्टर कोड होते हैं। जिस तरह जीन से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन स्पेसिफिकली कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर पेपिलोमा वायरस से सीक्रेट होते हैं, और ये ग्रोथ फैक्टर ऐसे सेल के प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर डैमेज कर देते हैं जो सेल की प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करती है। ऐसी प्रोटीन जो सेल की प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करती है, स्पेसिफिकली जो सेल के नंबर को अपनी जगह पे जाके रखना, सेल के नंबर को कंट्रोल करना, उन प्रोटीन की डिसरेगुलेशन यानी प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन होती है, तो फिर सेल कैंसर की तरफ चला जाएगा। और वो सेल या वो टिश्यू जिसके अंदर कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया है, तो वो सेल कैंसर की तरफ चला जाएगा और हाइपरप्लेजिया कॉज करेगा। इसकी वजह से जो पेपिलोमा वायरस है वो करता क्या है, वो स्किन वॉन्ड्स क्रिएट करता है और म्यूकोजल लीजन्स कॉज करता है। लेकिन इन्हीं म्यूकोजल लीजन के अंदर हाइपरप्लेजिया एपिथेलियम देखने को मिलती है। तो हाइपरप्लेजिक एपिथेलियम क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं पेपिलोमा वायरस के, वो होस्ट की प्रोटीन को डैमेज कर देते हैं, जो सेल की प्रोलिफरेशन को, सेल की साइकिल को कंट्रोल करती है। तो सेल साइकिल वाली प्रोटीन को खराब करके हाइपरप्लेजिया होता है, ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब हम देख लेते हैं हार्मोनल। हार्मोनल के अंदर दो एग्जांपल आती हैं। पहला मेल के अंदर एंड्रोजन वाला और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाला। मेल के अंदर हमने सेकंड ईयर के अंदर देखा था कि अगर एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, तो वो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया कॉज करता है, जो रिलेटिवली बिनाइन कंडीशन है। लेकिन अगर फीमेल के अंदर देखा जाए तो फीमेल के अंदर एक बैलेंस होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के दरमियान। कैसे कि अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म हो गया है तो फिर एस्ट्रोजन की पीक आती है, एस्ट्रोजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो एस्ट्रोजन यूट्राइन एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन कराएगा। तो यूट्राइन एपिथेलियम की जो प्रोलिफरेशन होती है वो एस्ट्रोजन से स्टिमुलेट होती है और प्रोजेस्टेरोन से इनहिबिट होती है। एस्ट्रोजन रिलीज होता है फॉलिकुलर फेज में और प्रोजेस्टेरोन होता है किसमें, प्रोजेस्टेरोन होता है लूटियल फेज में या फिर सिक्रेटरी फेज के अंदर, और प्रोगेस्टेशनल फेज के अंदर एस्ट्रोजन होता है। ठीक हो गया, एस्ट्रोजन इसको स्टिमुलेट करवाता है, इसके एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करवाता है, प्रोजेस्टेरोन इसकी प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा या प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, तो इसकी वजह से जो एपिथेलियम वो रिग्रेस नहीं होगी। जब वो एपिथेलियम रिग्रेस नहीं होगी तो आपको एंडोमेट्रियल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। लेकिन ये नॉर्मल नहीं होगा, ये पैथोलॉजिकल होगा, क्योंकि लूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, वो एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन को कम कर देगा। लेकिन अगर इसका लेवल ना ज़्यादा हुआ तो एस्ट्रोजन हाइपरप्लेजिया कॉज करवा देगा, और अगर ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो गया तो एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, और ये भी हो सकता है कि एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाए। तो ये थी एग्जाम्पल्स पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की। अब एक चीज़ रह गई है, वो चीज़ क्या रह गई है, वो है हाइपरट्रॉफी का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। कि हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म क्या होता है। तो हाइपरट्रॉफी मैंने आपको बताया था दो टाइप की होती है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी।
तो फिजियोलॉजिकल के अंदर जो आपका स्टिमुलस होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेच होता है, जबकि पैथोलॉजिकल के अंदर स्पेसिफिक वेजोएक्टिव पेप्टाइड होते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। एगोनिस्ट में अल्फा एड्रिनर्जिक, एंडोथेलिन, एंजियोटेंसिन 2। मैकेनिकल स्ट्रेच में वर्कलोड का ज़्यादा हो जाना। ग्रोथ फैक्टर में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट लाइक ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक हो गया। तो पहले ये वाला जो मैकेनिकल स्ट्रेच है, अगर वो फिजियोलॉजिकल रेंज के अंदर है तो वो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कराएगा, जबकि पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में आपको ग्रोथ फैक्टर्स और एगोनिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अब जो मैकेनिकल स्ट्रेच होगा वो कितने ये तीनों फैक्टर्स होते हैं, ये किसी न किसी सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के जरिए काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेच की, तो मैकेनिकल स्ट्रेच ये काम करता है फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल 3 काइनेज। ठीक हो गया। और एकेटी काइनेज से भी जाके काम करता है, जबकि जो एगोनिस्ट वेजोएक्टिव पेप्टाइड ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के जरिए काम करते हैं, सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं। जबकि ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये काम करते हैं जैक स्टैट पाथवे से। इन तीनों पाथवे की वजह से होगा क्या, तो इन तीनों पाथवे की वजह से स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिवेशन होगी। कौन कौन सी? गाटा4, NF80 और MEF2। MEF2 का मतलब मोनोसाइट इन्हांसर फैक्टर 2, NF80 का मतलब होता है न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्टर। ठीक हो गया। अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये तीन काम करेंगे। पहली बात कि ये ऐसे जीन की एक्टिवेशन करा देंगे जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक या फीटल जीन की इंडक्शन करवा देंगे। अब एम्ब्रियोनिक जीन का ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक जीन में कुछ ऐसी प्रोटीन बनती है जो इकोनॉमिकल होती है, वो ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं करती। कैसे? कि स्पेसिफिकली जो एम्ब्रियोनिक जीन होते हैं MHC, मायोसिन हैवी चेन जो अल्फा चेन होती है अडल्ट के अंदर, तो वो रिप्लेस हो जाएगी बीटा चेन से। मतलब एम्ब्रियोनिक जीन बीटा, इसकी एक्सप्रेशन होती है। जो एम्ब्रियोनिक जीन बीटा है, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होती है और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्लोली खर्च होती है। दूसरी तरफ एट्रियल नाइट्रायूरेटिक फैक्टर, इसकी भी एक्सप्रेशन होती है, इसके जीन्स की भी एक्सप्रेशन होती है। जो एट्रियल नाइट्रायूरेटिक फैक्टर या ENP भी बोलते हैं उसको, इसने किडनी से साल्ट के एक्सक्रीशन को बढ़ा के ब्लड प्रेशर को कम कर देना है। इसकी वजह से जो वर्कलोड होगा हार्ट के ऊपर वो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, तो इनकी वजह से मैकेनिकल परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म क्या होता है, हाइपरट्रॉफी में प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सेल का साइज़ भी ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ दूसरा काम क्या होगा, जो सेल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल अपैरेटस है, एक्टिन मायोसिन की सिंथेसिस होगी, जिसकी वजह से मैकेनिकल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और इधर से क्या होगा, कुछ ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। वो ग्रोथ फैक्टर वापस आके पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी काज करवा देंगे, मतलब ये एक विशियस साइकिल स्टार्ट कर देंगे जब तक स्ट्रेस खत्म नहीं होता। तो ये था डिफरेंस हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया का। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।